तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज है फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 5। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में टेस्ट नंबर 4 कर चुके हैं, यानी जहाँ से दूसरा टॉपिक का टेस्ट चालू हुआ था। इसके पहले जो है 3 टेस्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन फुल टेस्ट का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और इसकी पीडीएफ भी आप यहां से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी या नाइस नंबर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डेली शाम को 3 बजे टेस्ट होता है डेली। उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड 4 अध्याय का टेस्ट हो चुका है 2 वीडियो में। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में। ये यहाँ इसके लास्ट में जो है हम उसकी लिंक दे देंगे। इसके अलावा फुल लेंथ की टेस्ट हो ही रही है, सेक्शनल की भी टेस्ट चल रही है, ठीक है, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट प्रीलिम्स तक चलेगा। इसके बाद प्रीलिम्स खत्म होने के बाद पेपर एनालिसिस, उसके बाद मेंस का टेस्ट शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सार्गेसो सी के बारे में, यानी सार्गेसो सागर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो 3 धाराओं से घिरा हुआ है और एक महासागरी गायर बनाता है। ऑप्शन 2, अन्य सभी क्षेत्रों के विपरीत जिन्हें समुद्र कहा जाता है इसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो चलिए सबसे पहले आपको सार्गेसो सागर दिखा देते हैं। यह है सार्गेसो सागर। और सार्गेसो सी में देखिए, ये सार्गेसो जो है घास पाई जाती है, इसलिए इसे सार्गेसो ग्रासलैंड भी कहा जाता है। और इधर आएंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है, ठीक है, अटलांटिक करंट मिलती है इधर से गल्फ ऑफ स्ट्रीम। तो एक प्रकार का ये जो है सर्कुलेशन यानी गायर बनाता है, ठीक है। इसी के बीच स्थित है सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो 4 धाराओं से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक महासागरी गायर बनाता है। अब 4 धाराएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी समुद्री में गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर का पश्चिमी एरिया है और यहाँ पर सबसे पहली धारा है गल्फ स्ट्रीम। सेकेंड बात करेंगे उत्तर में उत्तरी अटलांटिक करंट, ठीक है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक करंट। तीसरी धारा है पूर्व में कैनरी करंट, ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो इस प्रकार देखेंगे ये 4 धाराओं से मिलकर बना है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, यानी अन्य समुद्री क्षेत्र के विपरीत जो है जिन्हें समुद्र कहा जाता है इसकी कोई भूमिका नहीं, यानी इसका कोई लैंड नहीं है, ठीक है, यानी इसकी कोई लैंड नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। वायु द्रव्यमान यानी एयर मास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह आमतौर पर समान तापमान आर्द्रता के साथ हवा का एक बड़ा पिंड होता है। ऑप्शन 2, वे कम दबाव प्रणाली से जुड़े होते हैं। कौन सा कथन इसमें सही है। तो सबसे पहले एयर मास आपको दिखाया, एयर मास होता क्या है। ये एयर मासेस है, देखिए एक कॉन्टिनेंट पे जो उपलब्ध बनता है समान तापमान दाब आर्द्रता के साथ, इसे क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट। जो समुद्र में बनता है उसे क्या कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं, या तो मरीन कहते हैं या समुद्र, ठीक है, समुद्र तटी। तो इस प्रकार जो है सी और एम से डिनोट करते हैं। ये एनसीईआरटी में इसकी परिभाषा दी गई है। जब किसी वायु की किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है और यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। यानी इसकी बात करें विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायुराशि कहलाती है, ठीक है। यानी वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान आर्द्रता संबंधी क्षैतिज विभिन्नता बहुत कम हो, वह समांग धरातल जिन पर वायुराशियाँ बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वायुराशि का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। इनको जो है 5 उद्गम क्षेत्र इनको डिवाइड किया जाता है। एक तो उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र महासागर, दूसरा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल उष्ण मरुस्थल, तीसरा जो उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, ठीक है, यानी ये वाला एरिया,
और चौथा उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी आर्कटिक क्षेत्र या ग्रीनलैंड की बात करें या फिर अंटार्कटिका की बात करें। इसके अलावा पांचवा अस्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका और आर्कटिक। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसको इसमें डिवाइड किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन पर चलते हैं तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी दे आर एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर सिस्टम, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन हिमालयी नदियों की विशेषता है। ऑप्शन 1 वे 12 नदी हैं। ऑप्शन 2 वे एक गहरी वी आकार की घाटी बनाते हैं। ऑप्शन 3 वे पूर्ववर्ती नदी हैं। तो इसमें ये तीनों विशेषताएं हिमालयन नदियां की हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हिमालयन नदियों में कि ग्लेशियर से उनको जल मिलता है। प्रायद्वीपीय भाग की नदियों की अपेक्षा जो है हिमालयन नदियां 12 होती है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वर्षा पर आधारित होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें एक गहरी वी आकार की घाटी बनती है, तो ये हिमालयन नदियां की विशेषता है, वो गहरी वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो ये देखिए, आप कभी ग्रेट हिमालयन रेंज पे या फिर बड़े बड़े हिमालयन रेंज पर आप गए होंगे, किसी भी ग्रेट या फिर आप लेसर हिमालय गए होंगे, तो वहाँ पर देखिए आपको दो घाटी के बीच में ऐसे पानी बहता हुआ चनाब झेलम में आपको दिखाई। तो ये एक प्रकार का क्या दिखता है, वी शेप में बनी हुई घाटी दिखती है। अब वी शेप में घाटी जरूरी नहीं ये पानी बहना चालू हुआ तुरंत बन गया। पहले क्या स्टार्ट होता है, पहले जब वी शेप की हिमालयन नदी का उनकी धारा प्रवाह बहुत तेज होता है, तो उसमें क्या करती, वर्टिकल इरोजन करती, यानी ऊर्ध्वाधर क्या करती हैं, वो अपर्दन करती। धीरे धीरे वेदरिंग के साथ उनकी घाटी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि मास मूवमेंट के साथ जो है उनकी चौड़ाई वी शेप में आ जाती है। तो यही लास्ट में जाकर नदियाँ जो है इसी के बीच बहती रहती हैं। तो इस प्रकार जो है नदियों से निर्मित जो अपर्दन के निर्मित सतह वी आकार की घाटी की विशेषता है। ठीक है, जो नदियों द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा यू शेप्ड वैली जो है आप देखेंगे तो ये जो है ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई जो है रीजन होता है, यानी इसे हैंगिंग वैली या यू शेप्ड वैली कह सकते हैं। यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली भी ग्लेशियर से बनी हुई संरचना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यू शेप्ड जब भी आए उसका मिलान किससे करना है, ग्लेशियर से बनी संरचना से। ठीक है, ग्लेशियर से अपर्दन से बनी संरचना। वी शेप वैली है तो नदी द्वारा वर्टिकल इरोजन से बनी संरचना से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में क्या पूछा है, सामग्री के क्षरण यानी मटेरियल्स इरोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1 अपघर्षण नदी के कटाव का एक रूप है जिसमें परिवहन सामग्री लुढ़कने और एक दूसरे से टकराने पर तल भार अपने आप कम हो जाते हैं। ऑप्शन 2 दुर्घटना जहां चट्टान के कण नदी के नीचे और किनारों के साथ उछलते खुरसते खींचते हैं तो अतिरिक्त चट्टान के टुकड़े टूट जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी ना समझ में आ रही तो आप इसका जो है इंग्लिश रूपांतरण पढ़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन 1 की आपको व्याख्या बताते हैं। तो जो मटेरियल्स का इरोजन होता है यानी एट्रिशन जिसे कहते हैं, सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें जो है एब्रेशन लिखा है। देखिए अब घर्षण की इंग्लिश क्या होगी, इसमें जो है एब्रेशन लिखा है। तो ये जो है जो एब्रेशन होते हैं तो इसमें जो नदी के कटाव का एक रूप की बात किया है तो एट्रिशन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो एट्रिशन के फलस्वरूप क्या होता है, नदी का कटाव होता है जिसमें परिवहन सामग्री को लुढ़कने और एक दूसरे से टकराने पर बेड लोड अपने आप कम हो जाता है। मोटे पत्थरों को छोटे पत्थरों पर कंकड़ में तोड़ देता है। यानी आप जब नदियों में आपने देखा होगा कि जो गोला गोला आपको छोटी छोटी चट्टानें दिखाई देती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वो किसके फलस्वरूप आती हैं, ठीक है, एब्रेशन के फलस्वरूप आती हैं। इसमें ये जो विशेषता बता रहा है ये एट्रिशन का जो है विशेषता बता रहा है और इसका व्युत्क्रम जो है एब्रेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, यानी ऑप्शन डी। चलिए आपको हम फिगर से समझा देते हैं। तो ये देखिए एब्रेशन है, ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों के रूप में जो है टूटी है। ठीक है, एट्रिशन इसकी जो है छोटी जो है संरचना है। इसमें आपको एब्रेशन और वर्सेस जो है एट्रिशन का जो है आपको कंपैरिजन करके बताया गया है। तो इसमें जो है एब्रेशन है, ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों के रूप में जो है टूटी है। ठीक है, एट्रिशन इसकी जो है छोटी जो है संरचना है। इसमें आपको एब्रेशन और वर्सेस जो है एडिशन का जो है आपको कंपैरिजन करके बताया गया है।
इसको आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ब्रह्म समाज के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, इसका एजेंडा हिंदू धर्म को शुद्ध करना, तर्क के जुड़ाव, स्तंभों और वेदों और उपनिषदों के आधार पर एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ऑप्शन 2, यह जाति व्यवस्था की आलोचना नहीं करता। तो आपको बताना है ब्रह्म समाज के बारे में इन दोनों में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके पहले भी सेक्शनल वाले में ये क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है, मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1829 में, सॉरी 1828 में, ठीक है। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में बदलकर इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो इसका एजेंडा हिंदू धर्म को शुद्ध करना और तर्क के साथ जुड़ा स्तंभों और वेदों उपनिषदों के आधार पर एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ये बात सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी यह जाति व्यवस्था की आलोचना नहीं करता था। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्रह्म समाज की कुछ विशेषताएं थी, जैसे इसने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा की निंदा की, इसने दैवी अवतारों के विश्वास को त्याग दिया, इसने इस बात से इनकार किया कि कोई भी शास्त्र मानवीय तर्क और विवेक से परे परम अधिकार की स्थिति का आनंद ले सकता है। तो इसी प्रकार इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है ऑप्शन 2 जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में पूछा INC के गठन से पहले भारत की राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन से पहले भारत में राजनीतिक संघों के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन 2, इंडियन लीग की शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्तेजित करने के उद्देश्य से की थी। ऑप्शन 3, शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना। तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन से पहले भारत की राजनीतिक संघों के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन भारतीय प्रश्न पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करने के लिए किया गया था। बाद में प्रमुख भारतीय शहरों में एसोसिएशन की शाखाएं शुरू की गई थी। तो ये ऑप्शन 1 जो है सही है। सॉरी, ये INC जो लिखा है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 1866 में ही जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी इंडियन लीग की शुरुआत 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं शामिल थे, बल्कि कौन शामिल था? शिशिर कुमार घोष। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा जो है गलत है। यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, उसने इंडियन लीग को हटा दिया और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल में युवा राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया, जो रूढ़िवादी और जमींदारी समर्थक नीतियों के से अंतुष्ट हो रहे थे। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस पूर्व संघों में सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के हर वैध तरीके से बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी केवल जो देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ध्यान रखिएगा, INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में है। नेक्स्ट बात करते हैं
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में हुआ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, ऑप्शन बी कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, ऑप्शन सी उस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच दरार को सुलझा दिया था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, उसमें क्या महत्वपूर्ण था इन चारों में से। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो कलकत्ता में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत की गलतियों को दूर करने और स्वराज की स्थापना तक एक असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, होम रूल आंदोलन की प्रति प्रथम विश्व के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के बाहर स्वशासन की मांग करना था। ऑप्शन दो, चरमपंथियों ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि पार्लियामेंट्री सुधार से उनका मोह भंग हो गया था। तो आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन के संदर्भ में इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो होम रूल आंदोलन विदेश में रहने वाले भारतीयों की प्रतिक्रिया के तुलना में कम आवेशित लेकिन अधिक प्रभावी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी, जिसने रोमांटिक गदर साहसिक कार्य का रूप ले लिया। प्रमुख नेताओं में की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खारपेड़े, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टास और मोहम्मद अली जिन्ना सहित कई अन्य लोग एक साथ मिलकर फैसला लिया कि एक राष्ट्रीय महागठबंधन होना जरूरी है, जो मुख्य उद्देश्यों के साथ साथ पूरे साल काम करेगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर पूरे भारत के लिए स्वशासन या गृह शासन की मांग करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन एक जो है वो गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी गलत है, यानी होम रूल आंदोलन के गठन के कुछ कारक जो थे उनमें से बताएं तो राष्ट्रवादियों के एक वर्ग के सब ने महसूस किया कि सरकार से रियायतें प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुधारों ने नरमपंथियों का मोह भंग हो गया था। इसमें क्या कहा है, पार्लियामेंट्री सुधारों से चरमपंथियों का मोह भंग हो गया था। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों जो है गलत है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, इसमें सही पूछा है तो दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखें, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता। ऑप्शन एक, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत। ऑप्शन दो, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन तीन, भारत के राज सचिव को अब ब्रिटिश के राजकोष से भुगतान किया जाना था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919 के फलस्वरूप। तो इसमें ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही, यानी प्रांतों के कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन दो की बात करें तो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, ये भी बात सही है, यानी प्रांतीय विधान परिषद का और विस्तार किया गया, उसमें 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार शामिल था। विधान परिषद कानून शुरू कर सकती थी लेकिन राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता थी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन दो जो है सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी सही है, यानी एक द्विसदनी व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था और इसमें केवल पुरुष सदस्य थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल 3 वर्ष था। विधायक प्रश्न पूछ सकते थे और पूरक स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते थे। ठीक है, और ये बजट के एक हिस्से पर वोट दे सकते थे, लेकिन बजट का 75% अभी भी मतदान योग्य नहीं था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि भारत के राज सचिव को अब ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाना था। तो इस प्रकार ऑप्शन तीन भी सही, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है।
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन दो, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक सहित सभी निर्वाचित सदस्यों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन तीन, इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना निर्णायक मंडल के मुकदमा चलाने, बिना मुकदमे की कैद करने की अनुमति दी थी। तो आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है कि ये जो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था का यह निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा उस समय का एक नया तरीका था। अंत में अधिकारी पीछे हट गए और गांधी को जांच करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, बाद में सरकार ने इस मामले में जाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन दो की बात करें तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया, लेकिन अल्पमत में थे, जिससे आधिकारिक उम्मीदवार द्वारा आसानी से खारिज कर दिया गया। इसके मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक सहित सभी निर्वाचित सदस्यों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है, ऑप्शन तीन भी सही है, यानी इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना चोरी के मुकदमा चलाए बिना मुकदमे की कैद करने की अनुमति दी थी। इसने केवल देशद्रोह के संदेह पर वारंट के बिना भारतीयों की गिरफ्तारी की अनुमति दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, राजकुमार शुक्ल ने गांधी से बिहार के चंपारण के नील बोने वाले के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया था। ऑप्शन दो, एक अन्यायपूर्ण आदेश का यह निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नई विधि थी। तो जैसे इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी से संबंधित है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऑप्शन एक की बात करें तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जिसे बिहार के चंपारण में नील बोने वाले किसानों के संदर्भ में उनकी समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया था, जिसे तीन कटिया जो है प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है। ठीक है, यानी यह एक अन्यायपूर्ण आदेश का निष्क्रिय प्रतिरोध था और यह सविनय अवज्ञा जो था चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली पहली विधि, नई विधि थी। बाद में सरकार इस मामले से पीछे हट गई थी और एक समिति नियुक्त की थी, गांधी जी को इसका सदस्य के रूप में नामित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो में देखेंगे तो एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की थी। ऑप्शन एक, भारतीय कृषि के संकट की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी, द्वैध शासन व्यवस्था के भीतर गतिरोध को देखने के लिए। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के बाद पर्याप्त ब्रिटिश अधिकारी की भर्ती करना। ऑप्शन डी, शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करना एवं संवैधानिक सुझाव देना। तो आपको बताना ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना क्यों की थी इन चारों ऑप्शनों में से। तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना शासन योजना की प्रगति अध्ययन करना और संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना जो है इसके संबंध में उन्होंने गठन किया था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान था कि शासन योजना की प्रगति का अध्ययन और नए कदमों का सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और आज की तिथि से 10 वर्ष के बाद की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, इसे दिल्ली संधि के रूप में भी जाना जाता है जिसने कांग्रेस सरकार को बराबरी पर खड़ा कर दिया। ऑप्शन दो, सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन पुलिस जातियों की कोई सार्वजनिक जांच नहीं करने पर सहमत हुए। ऑप्शन तीन, सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेने पर असहमत जताई। तो इसमें बताना है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, यानी 25 जनवरी 1931 को गांधी
और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सभी सदस्यों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। और इसके अलावा जो है कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी को वायसराय के साथ चर्चा शुरू करने के लिए अधिकृत किया। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप 14 फरवरी 1931 को दिल्ली में ब्रिटिश भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वायसराय और भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी जी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 और 3 जो है गलत है। यानी सरकार की ओर से इरविन ने सहमति व्यक्त की थी सभी भूमि वापसी जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई, इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ नरम व्यवहार, तटीय गांवों में निजी उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरना करने का अधिकार, आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेने का अधिकार। ठीक है। हालांकि वायसराय ने गांधी की 2 मांगों को ठुकरा दिया, पुलिस की जातियों को सार्वजनिक जांच और इसके अलावा भगत सिंह और उनके साथियों को मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। कांग्रेस की ओर से गांधी ने सहमति व्यक्त की। तो इस प्रकार जो है इसमें 3 मांगों को जो है वायसराय ने ठुकरा दिया था। इसके अलावा सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए यह भी मांग जो है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 2 और 3 गलत है, इसमें ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के प्रस्ताव के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1 मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गारंटी। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव के प्रमुख उद्योगों, खानों, परिवहन के साधन पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण शामिल था। ऑप्शन 3 यह पहली बार था जब कांग्रेस ने बताया कि जनता के लिए स्वराज का क्या अर्थ है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो अगर कराची अधिवेशन 1931 में बात करें तो कांग्रेस के प्रस्ताव के संबंध में ये तीनों बातें जो है सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। और ये कराची अधिवेशन जो है मार्च 1931 की बात करें तो गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए ये कराची का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे, एक मौलिक अधिकार पर, दूसरा जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर, जिसने सत्र को विशेष रूप से यादगार बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो समानांतर सरकारों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1 चित्तू पांडे के अधीन तमलुक मिदनापुर में समानांतर सरकार स्थापित की गई तथा उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को रिहा करवाया। ऑप्शन 2 बलिया में जाति सरकार के चक्रवात राहत कार्य में सहयोग किया एवं स्कूलों को अनुदान प्रदान किया। ऑप्शन 3 सतारा में प्रति सरकार का आयोजन YV चौहान, नाना पाटिल, जहां गुरुग्राम पुस्तकालय और न्यायदान मंडलों का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना है कि समानांतर सरकार के संबंध में कौन सा कथन जो है इन तीनों में से सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। बलिया में अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के अधीन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकारें स्थापित हुई। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को रिहा भी करवाया। ठीक है, तो इसमें मिदनापुर की बात किया है जबकि बलिया में ये सब हुआ था कांड, तो इसकी गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है। तो ये इसमें उल्टा दिया गया, ये जो है मिदनापुर तमलुक के जगह था और इसमें जो है चित्तू पांडे के अधीन ये बलिया में हुआ था। और ये जो तमलुक मिदनापुर में जाति सरकार ने चक्रवात राहत कार्य सहयोग में स्कूलों को अनुदान दिया था। इस प्रकार ऑप्शन 2 भी गलत। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है। सतारा 1943 से 1945 के मध्य जिनका नाम प्रति सरकार रखा गया का आयोजन YV चौहान, नाना पाटिल आदि द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 जो है वो सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चार्ल्स वुड प्रेषण यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसके अलावा हार्तोग समिति,
सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो इसको सही कालक्रमण बताना है आपको, क्या पहले आया था और क्या बाद में आया था शिक्षा के विकास के संबंध में। यानी आपको अगर सही क्रम बताना हो, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1845 में, इसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 में, फिर हार्टोग समिति आई 1929 में। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो सही क्रम होगा उसमें ऑप्शन डी होगा 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। 42 में पूछा है, पेंटिंग के इस स्कूल की मुख्य रूप से एक तीखी तेज तर्रार शैली की विशेषता है जो भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम परिष्कृत शैली में विकसित हुई है। निम्नलिखित में कौन सी पेंटिंग उपरोक्त विशेषता का अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो पहाड़ी शैली है, ये जो है इस पेंटिंग का अच्छे तरीके से वर्णन करता है। ठीक है, मूल रूप से पहाड़ी हिमालय को दर्शाता है। ठीक है, पेंटिंग में पहाड़ी स्कूलों में पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में बसोहली, गुलेर, कांगड़, कुल्लू, चांबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और अन्य जैसे शहर जो शामिल है, जो 17वीं से 29वीं शताब्दी तक चित्रकला के केंद्र के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। भरतनाट्यम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इस नृत्य की उत्पत्ति का पता ऋषि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लगाया जा सकता है। ऑप्शन 2, इसे व्यवहार के रूप में जाना जाता है जहाँ कई नर्तक कई प्रदर्शनों की भूमिकाएं निभाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है भरतनाट्यम के संदर्भ में। ऑप्शन ए की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। भरतनाट्यम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इस नृत्य की उत्पत्ति ऋषि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की जा सकती है। नंदिकेश्वर द्वारा अभिनय दर्पण भरतनाट्यम कृत्य में शरीर की गति की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी, जो मैंने बता दी। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी भरतनाट्यम नृत्य को एक हार के रूप में माना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है। नृत्य में पैर, कूल्हे और बाँह की संक्रमणकालीन गतिविधियां शामिल होती हैं। अभिव्यक्त नेत्र गति और हाथ के इशारों का उपयोग भावनाओं में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें भाव, राग, रास और ताल शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार और जो व्यक्ति नृत्य का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? नट्टू नार। ठीक है, और इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। ऑप्शन 1 यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1, उनका मानना है कि हर चीज में जीवन होता है और इसमें पत्थर, रेत, पेड़, अन्य चीजें भी शामिल हैं। ऑप्शन 2, वे इस बात पर जोर देते हैं कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है और इसके कई पहलू हैं। ऑप्शन 3, दिगंबरों में केवल पुरुष शामिल होते हैं और श्वेतांबर में भिक्षु सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और उनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। आपको बताना है कि जैन धर्म के संबंध में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है कि जैन धर्म मानता है कि हर चीज़ में जीवन है। यहाँ तक कि वो लोग हमेशा अगर देखे होंगे जो जैन मुनि रहते हैं वो अपना मुंह ढक के रहते हैं ताकि गलती से भी उनके मुंह के अंदर जो है मच्छर या कोई जीव ना चला जाए। वो खेती करने को भी रोकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही, यानी ऑप्शन 1 जहाँ होगा वो सही होगा। देखिए ऑप्शन बी में एक नहीं है और ऑप्शन ए में एक नहीं है। अब बात करें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 भी सही है। यानी अनेकांतवाद इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है और इसके कई पहलू यानी बहुलता के सिद्धांत है। यह कई विविध यहाँ तक कि विरोधाभासी दृष्टिकोण की एक साथ स्वीकृति को संदर्भित करता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये अनेकांतवाद
जो जैन धर्म से संबंधित है उसमें ये बातें कही गई हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही, यानी जैन धर्म के दो दर्शन हैं, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। महावीर जैसे दिगंबर भिक्षु कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन आमतौर पर वे अपने मंदिरों के बाहर उसी तरह नहीं चलते हैं। दिगंबरों में केवल पुरुष ही शामिल हैं, श्वेतांबर में भिक्षु सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार ऑप्शन 3 भी सही है, यानी 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। 45 में क्या पूछा है, निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य सुविधाओं पर विचार कीजिए। कौन उपरोक्त मंदिर स्थापत्य में विशेषता निम्नलिखित में किस शैली से संबंधित है? गोपुरम किसने पाया, द्वारपालम, परिसर के भीतर मंदिर का तालाब। ये तीनों विशेषताएं द्रविड़ शैली, नागर शैली, विजयनगर, तीनों में से बताना है आपको किस शैली की विशेषता है जिसमें मंदिर स्थापत्य में जो है गोपुरम भी, द्वारपालम, परिसर के भीतर तालाब। तो इसमें आपको बिना झिझक के आपको जो है द्रविड़ शैली वास्तुकला जो दक्षिण भारत की शैली है वो आपको लगा देना है। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनके वास्तुशिल्प को आपको परिचय करवाते हैं। यह है द्रविड़ स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए गोपुरम होता है और मंदिर जो होता है एक अहाते की दीवार से क्या होता है, घिरा होता है। गोपुरम सामने की दीवार के केंद्र में प्रवेश द्वार होता है, इसमें विमान होता है। ठीक है, मुख्य मंदिर की मीनार का आकार होता है। ठीक है, द्रविड़ शैली में शिखर मंदिर शीर्ष पर मुकुट तत्व के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, जो एक स्तूप या अष्टकोणीय गुंबद का आकार होता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मंदिर की रखवाली करने के लिए उग्र द्वारपाल की मूर्तियां होंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये द्रविड़ शैली स्टाइल है आर्किटेक्चर का, ये नागर शैली स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो ये जो है नॉर्थ इंडिया में आपको अक्सर मिलता है और ये साउथ इंडिया में मिलता है और कहीं कहीं मिक्स्ड में जो है आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। थोलपवाक्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1, यह महाकाव्य महाभारत की कहानियों को छाया और संगीत में बताता है। ऑप्शन 2, यह छाया कठपुतली का एक रूप है जिसे तमिलनाडु के चमड़े की कठपुतली का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन 1 की बात करें तो थोलप्पावक्तु महाकाव्य रामायण की कहानियों को छाया संगीत के रूप में बताता है। इस नाटक में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर अयोध्या के राजा के रूप में उनके राज्याभिषेक तक सभी घटनाओं को शामिल करता है। तो इस प्रकार इसका संबंध महाभारत से नहीं बल्कि किससे है? रामायण से। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी थोलप्पावाक्तु यह छाया कठपुतली जिसे कहते हैं। अगर आपको ये शब्द ना समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब होता है छाया कठपुतली। चमड़े की कठपुतली का उपयोग करके की जाती है और इसे मूल पाठ के रूप में कंबा रामायण है। रामचंद्र पुलावर ने अपनी टीम के साथ वज्र केलरम लोक उत्सव के हिस्से के रूप में टैगोर थिएटर में छाया कठपुतली का प्रदर्शन किया था। वर्तमान में यह अनुष्ठान केरल के पलक्कड़ जिले के ओट्टायापलम और कवलपारा तक सीमित है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही है, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, महानायकाचार एक अधिकारी और गांवों को केंद्रीय प्रशासन के बीच संपर्क बिंदु थे। ऑप्शन 2, बाल विवाह सती प्रथा पूरी तरह से अनुपस्थित थी विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। ऑप्शन 3, गांव का प्रशासन लेखपाल, चौकीदार जैसे वंशानुगत अधिकारियों द्वारा किया जाता था। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इन तीनों में से सही है। विजयनगर की स्थापना आपको पता होगा हरिहर बुक्का नामक 2 आदमियों ने की थी और ये तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और शासन की बात करें तो यहाँ पर एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा राज्य की सभी शक्तियों का प्रमुख होता था। प्रशासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही, यानी महानायकाचार वह एक अधिकारी जो गांव और केंद्रीय प्रशासन के बीच संपर्क बिंदु होता था।
इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है कि गांव का प्रशासन लेखपाल चौकीदार जो वंशानुगत अधिकारी होता था। ऑप्शन 2 की बात करें तो समाज जो था विजयनगर साम्राज्य में वो व्यवस्थित था, लेकिन बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा जो थी प्रचलित थी। राजाओं ने धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है 1 और 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, चोल साम्राज्य के लिए आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। ऑप्शन 2, चोल काल में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। ऑप्शन 3, इंद गई जाति मुख्य रूप से कारीगर और व्यापारी वर्ग से संबंधित था। तो आपको बताना कौन सा कथन सही है चोल प्रशासन के संबंध में। तो चोल की अवधि की बात करें तो 1850 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच इनकी प्रशासन की अवधि मानी जाती है। और चोल जो थे दक्षिण भारत में पल्लवों को उखाड़ फेंका था ऐसा माना जाता है, और 9वीं शताब्दी के प्रमुख ये शासक हो गए थे, और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर इनका शासन यानी साम्राज्य की स्थापना की थी। चोलों ने श्रीलंका मलय प्रायद्वीप में भी अपना नियंत्रण बढ़ाया और इस प्रकार उन्हें शाही चोल कहा गया। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है कि चोलों ने भूमि सर्वेक्षण चोल सरकार द्वारा ही किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चोल साम्राज्य के लिए आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। एक बात और ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया कि भूमि सर्वेक्षण चोल सरकार द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी चोल काल में औद्योगिक क्षेत्र में भी एक छलांग दिखी गई। उदाहरण के लिए कांचीपुरम एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा जो आज भी है। इसके अलावा मुदकमुख सुपारी की खेती का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। धातु के काम, वस्त्र, सिक्का ढलाई के लिए भी जाना गया। चोल राजाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध बनाए। घुड़सवारी सेना को भी मजबूत करने के लिए अरब के घोड़ों की बड़ी संख्या में आयात किया। इससे लगता है कि ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है, यानी समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी और पैरियार यानी अछूत जिसे कहते हैं की स्थिति दयनीय थी। ब्राह्मणों और क्षत्रिय उच्च वर्गों का विशेष अधिकार था, प्रभाव था। चोल अभिलेख में जातियों के बीच प्रमुख विभाजनों का उल्लेख मिलता है, जैसे वल्लंगई मुख्य रूप से कृषि समूह, दूसरा जिस ऑप्शन में चर्चा की गई इंदंगई यानी मुख्य रूप से कारीगर और व्यापारी। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 1 2 3 यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। यह शहर कहाँ पूर्व का एथेंस, जिसे लोकप्रिय रूप से 3री शताब्दी पूर्व ग्रीक खोजकर्ता जाता था मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। यह एक बार प्राचीन रोम के साथ व्यापार करता था। पांडियन राजाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कलाओं और वस्त्रों को अपने विशिष्ट चरित्र में बरकरार रखता है। यह वैगई नदी के तट पर कहा जाता है कभी नहीं सोता है। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित किस नगर का उल्लेख है? तो इसमें शब्दों को, वाक्यों को तोड़ तोड़ कर बताया गया है। तो ये जो है किसी नगर की विशेषता बताई गई। तो आपको बताना है कि ये शहर जो था पूर्व का एथेंस लोकप्रिय रूप से था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक खोजकर्ता मेगास्थनीज द्वारा दौरा किया गया था। यह एक बार प्राचीन रोम के साथ व्यापार करता था पांडियन राजाओं द्वारा, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन जो विभिन्न कलाओं और वस्त्रों को अपने विशिष्ट चरित्र को बरकरार रखता है। यह वैगई नदी के तट पर जो है स्थित है और यह कहा जाता है कभी नहीं सोता है। तो आपको बताना है कि ये कथन इन चारों जो स्थान दिए गए हैं इनमें किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये मदुरई के बारे में जो है बात बता रहा है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला ने जब 22वां वेबिनार आयोजित किया गया था उसका शीर्षक था मदुरई की कहानियाँ। ये क्वेश्चन जो है उसी से बना है, यानी एक ऐसा शहर जो है जो कभी नहीं सोता था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार की व्याख्या की।
ऑप्शन 2, उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की वकालत की। ऑप्शन 3, अशोक के पितृ राजस्व के विचार की स्थापना की। तो आपको बताना है अशोक के धम्म नीति के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। अशोक की धम्म नीति की बात करें तो अशोक महान मौर्य वंश का एक भारतीय सम्राट था जो बिंदुसार का पुत्र था। उसने लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक ने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म को प्रसारित बढ़ावा दिया। लगभग 263 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगलीपित्त तिस्स एक बौद्ध भिक्षु उनके गुरु बने। अशोक ने 250 वर्ष ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध परिषद की संचालन किया था। तो इस प्रकार जो है ये इन्फॉर्मेशन थी अशोक के बारे में। अशोक ने पित्त राजस्व का विचार की स्थापना की, ठीक है, यानी वह अपनी सभी प्रजा को अपनी संतान मानता था और प्रजा के कल्याण की देखभाल करना राजा का कर्तव्य मानता था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 और 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, स्टडी एंड आईएएस नंबर सर्च कर सकते हैं। डेली आपको 3 बजे टेस्ट मिलेगा। तो आपको एक टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको टेस्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि 3 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।